जरा सोचिए, अगर हम दुनिया के किसी बहुत ही बेहतरीन मतलब किसी बहुत काबिल डॉक्टर को एक एक्सरे रिपोर्ट देना, तो वो बस 1 सेकंड में उस टूटी हुई सफेद हड्डी को देखकर बता देगा कि दिक्कत कहाँ है। हाँ बिल्कुल, वो तो एकदम साफ दिखाई देता है ना? बिल्कुल, गणित के किसी सीधे से फॉर्मूले की तरह। लेकिन अगर हम उसी डॉक्टर या मान लीजिए किसी बहुत बड़े अर्थशास्त्री के हाथ में $1 मिलियन दे दें, तो उस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि वो कोई बिल्कुल अतार्किक, मेरा मतलब एकदम बेवकूफी भरा फैसला ले और शायद अपना सब कुछ गंवा दे। सही कहा आपने। ये सच में सोचने पर मजबूर करता है कि जब बात पैसों की आती है तो हमारा वो तेज दिमाग अचानक से काम करना बंद क्यों कर देता है? देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हम अक्सर ये मानकर चलते हैं कि पैसा एक स्प्रेडशीट है, एक गणित की पहेली है जिसे किसी फॉर्मूले से सुलझाया जा सकता है, जबकि असल में पैसा पूरी तरह से एक मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक खेल है। यहाँ कोई एक सीधा फॉर्मूला काम नहीं करता, चीजें पूरी तरह से धुंधली होती हैं और इंसान की भावनाओं से चलती हैं। और बिल्कुल यही वजह है कि आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम इसी रहस्य को सुलझाने वाले हैं। हमारे पास आज मॉर्गन हाउसेल की जो बहुत ही मशहूर किताब है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, उसके सारांश से जुड़े कुछ बेहद शानदार नोट्स और केस स्टडीज का एक पूरा स्टैक है जी। और आज के इस डीप डाइव का हमारा मिशन ये समझना है कि आर्थिक सफलता कोई तकनीकी कौशल नहीं है, ये असल में एक सॉफ्ट स्किल है। बिल्कुल। ये इस बात पर निर्भर नहीं करता कि इंसान कितना स्मार्ट है, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि वो पैसों के साथ व्यवहार कैसा करता है। एकदम सही। और इस पूरी गहराई से की जाने वाली चर्चा के केंद्र में एक बहुत ही बुनियादी फर्क है जिसे समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। वो है अमीर दिखना और असल में अमीर बनना। हाँ, ये दोनों बहुत अलग चीजें हैं। बिल्कुल, ये दोनों चीजें एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। हमारी सारी वित्तीय गलतियां अक्सर इसी फर्क को ना समझ पाने की वजह से शुरू होती हैं। तो अगर फाइनेंस केवल गणित का खेल होता तो दुनिया के सारे अर्थशास्त्री तो अरबपति होते, लेकिन ऐसा तो देखने को नहीं मिलता। तो अगर वो किताबी ज्ञान काम नहीं आता तो लोग अपने पैसों के फैसले आखिर लेते कैसे हैं? इसका जवाब इंसानों के व्यक्तिगत अनुभवों में छिपा है। इसे समझने के लिए हमें 2006 में नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च, जिसे NBER भी कहते हैं, हाँ, NBER, उसके अर्थशास्त्रियों एल्टेक मैल्डमर और स्टीफन नेगल के एक बेहद दिलचस्प सर्वे को देखना चाहिए। उन्होंने दशकों का डेटा खंगाला ये समझने के लिए कि लोग अपने पैसों का निवेश कैसे करते हैं। अच्छा, तो उसमें क्या पता चला? सिद्धांत तो यही कहता है कि हर किसी को अपने भविष्य के लक्ष्यों और बाजार की स्थिति को तौल कर निवेश करना चाहिए। हाँ, मतलब अगर मुझे रिटायरमेंट के लिए पैसे चाहिए तो मैं उसी हिसाब से एक सुरक्षित पोर्टफोलियो बनाऊंगा। इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तार्किक रूप से तो ये बिल्कुल सही लगता है, लेकिन नतीजे बहुत हैरान करने वाले थे। सर्वे में ये बात सामने आई कि लोग अपने भविष्य के लक्ष्यों या किसी तार्किक रणनीति के आधार पर निवेश करते ही नहीं हैं। क्या? तो फिर कैसे करते हैं? वे अपने बचपन और जवानी के शुरुआती दिनों के अनुभवों के आधार पर फैसले लेते हैं। हाँ। इसका मनोवैज्ञानिक कारण ये है कि हमारा दिमाग किसी भी स्प्रेडशीट से ज्यादा हमारे खुद के जिए हुए अनुभवों पर भरोसा करता है। अच्छा। मतलब अगर किसी ने अपना बचपन भयंकर महंगाई के दौर में गुजारा है तो वो जीवन भर बॉन्ड में निवेश करने से डरेगा, चाहे आज का डेटा कुछ भी कह रहा हो। वहीं अगर किसी ने अपने शुरुआती दिनों में शेयर बाजार को तेजी से ऊपर जाते देखा है तो वो अपना सारा पैसा शेयर बाजार में झोंक देगा। बिल्कुल, उसका दिमाग उसी अनुभव को परम सत्य मान लेगा। अच्छा, अब मैं समझा। ये तो बहुत ही गहरी बात है। इसका मतलब है कि हम जिसे अपनी जोखिम लेने की क्षमता समझते हैं वो असल में हमारी बुद्धि का नतीजा है ही नहीं, वो तो इस बात का नतीजा है कि हम किस दौर में पैदा हुए। एकदम सही पकड़ा आपने। ये तो वही बात हो गई कि हम किसी रेसर की काबिलियत केवल इस बात से आंकते हैं कि उसकी गाड़ी की स्पीड कितनी है, लेकिन हम ये पूरी तरह से भूल जाते हैं कि उसे दौड़ने के लिए सड़क कैसी मिली थी। मतलब क्या हम सफलता का सारा श्रेय केवल कड़ी मेहनत को देकर किस्मत को थोड़ा अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे? 100% कर रहे हैं। यहाँ जो बात हैरान करने वाली है वो ये है कि हम इंसान किस्मत और जोखिम यानी लक और रिस्क दोनों को ही सही से माप नहीं पाते। बिल गेट्स की कहानी ना इसका सबसे सटीक उदाहरण है। बिल गेट्स, वो कैसे? अक्सर लोग बिल गेट्स की सफलता को केवल उनकी बुद्धिमत्ता और कड़ी मेहनत से जोड़कर देखते हैं, लेकिन चलिए 1968 के लेक साइड स्कूल चलते हैं जहां बिल गेट्स 13 साल के थे। हाँ।
उस समय पूरी दुनिया में 13 साल की उम्र के लगभग 303 मिलियन बच्चे थे, लेकिन दुनिया भर में केवल लेक साइड स्कूल ही एक ऐसा स्कूल था जहां उस दौर में एक कंप्यूटर मौजूद था। बाप रे, केवल एक स्कूल में? हाँ, और उन 300 बच्चों के पास उसकी एक्सेस थी। बिल गेट्स खुद ये बात मानते हैं कि अगर लेक साइड स्कूल का वो कंप्यूटर नहीं होता तो आज माइक्रोसॉफ्ट का कोई वजूद ही नहीं होता। 303 मिलियन में से केवल एक मुट्ठी भर बच्चों का समूह, ये तो शुद्ध रूप से किस्मत है। लेकिन मैंने सुना है कि इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है, एक ऐसा किरदार जिसके बारे में अक्सर बात ही नहीं की जाती, उनके दोस्त केंट इवांस। हाँ, केंट इवांस। बिल गेट्स, पॉल एलन और केंट इवांस, ये तीनों बहुत पक्के दोस्त थे और तीनों का सपना एक साथ मिलकर एक बड़ी कंप्यूटर कंपनी खोलने का था। केंट इवांस भी उतने ही स्मार्ट, उतने ही महत्वाकांक्षी और मेहनती थे जितने कि बिल गेट्स। तो फिर उनके साथ क्या हुआ? स्कूल के दिनों में ही माउंटेनियरिंग यानी पहाड़ चढ़ने के दौरान एक हादसे में केंट इवांस की मौत हो गई। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। और आंकड़ों के हिसाब से उस समय माउंटेनियरिंग में मौत का जोखिम 10 लाख में से केवल एक था। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है ना? जहां बिल गेट्स के हिस्से में लाखों में एक वाला लक आया, वही केंट इवांस के हिस्से में वो लाखों में एक वाला रिस्क आ गया। दोनों ही चीजें पूरी तरह से हमारे नियंत्रण से बाहर हैं। बिल्कुल। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें किसी की असीमित संपत्ति देखकर तुरंत ये धारणा नहीं बनानी चाहिए कि ये सिर्फ और सिर्फ मेहनत का नतीजा है, और उसी तरह किसी की विफलता देखकर ये नहीं मान लेना चाहिए कि उसने कोई कोशिश ही नहीं की। मतलब किस्मत और जोखिम दोनों सगे भाई हैं, बस हमने दिखाई केवल एक ही देता है। बिल्कुल। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अगर किस्मत, समय और हमारे अनुभव किसी को असीमित पैसा दिला सकते हैं, तो वो कौन सी चीज है जो उस पूरे साम्राज्य को रातों रात खत्म कर सकती है? मतलब मुझे ये बात सच में समझ नहीं आती। आप किस बारे में सोच रहे हैं? हम अक्सर देखते हैं कि बहुत ही बुद्धिमान लोग, जिनके पास वो सब कुछ होता है जिसके सपने आम लोग देखते हैं, वे भी अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें ये नहीं पता होता कि पर्याप्त यानी इनफ किसे कहते हैं। रजत गुप्ता की केस स्टडी इसे समझने के लिए एकदम सही है। जरा उनके सफर को देखिए, अनाथ होने से लेकर हार्वर्ड जाना और फिर मैकेंसी जैसी दुनिया की सबसे बड़ी कंसल्टिंग फर्म का ग्लोबल सीईओ बनना। ये तो किसी भी इंसान के लिए बहुत गर्व की बात है। बिल्कुल। 2008 तक उनके पास $100 मिलियन की संपत्ति थी। ये इतना पैसा था कि पीढ़ियों तक का भविष्य सुरक्षित था। लेकिन उन्हें और चाहिए था। मैं यही तो समझना चाह रहा हूँ। आपके पास $100 मिलियन हैं, समाज में इतनी इज्जत है, आपने जिंदगी का खेल एक तरह से जीत लिया है। फिर कोई व्यक्ति इनसाइडर ट्रेडिंग जैसा अपराध क्यों करेगा? पैसों के लालच में अपनी आजादी और इज्जत दांव पर लगाना, ये तो किसी भी तरह से तार्किक नहीं लगता। ये तार्किक नहीं है, क्योंकि ये तुलना का खेल है। इंसान के दिमाग की बनावट ही ऐसी है कि जब वो $100 मिलियन कमा लेता है तो वो उन लोगों को नहीं देखता जिनके पास कुछ नहीं है। तो वो किसे देखता है? वो उन लोगों को देखने लगता है जिनके पास $1 बिलियन है। रजत गुप्ता, वॉरेन बफेट और राज राजा रत्नम जैसे अरबपतियों के साथ उठते बैठते थे। $100 मिलियन उन्हें उनके सामने एक तरह से गरीब इंसान जैसा महसूस कराते थे। अरे बाप रे। और इसी अरबपति बनने की होड़ में उन्होंने वॉरेन बफेट के $5 बिलियन के गोल्डमैन सैक्स फंड की खुफिया जानकारी राज राजा रत्नम को दे दी। और अंत में क्या हुआ? सब कुछ खत्म हो गया और उन्हें जेल जाना पड़ा। तो ये बात है, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे जब लोग किसी बहुत महंगे बफे डिनर में जाते हैं ना, तो पेट भर जाने के बाद भी वे केवल इसलिए खाते रहते हैं क्योंकि सामने और भी लजीज खाना रखा है। बिल्कुल सही कहा। उन्हें लगता है कि अगर नहीं खाया तो नुकसान हो जाएगा, और वे तब तक खाते हैं जब तक कि उनकी तबीयत पूरी तरह खराब न हो जाए। मतलब पर्याप्त की कोई सीमा ही नहीं है। एकदम सही एनालॉजी है। अगर हम इसे व्यापक नजरिए से जोड़ें तो एक बहुत बड़ा नियम निकल कर आता है। पैसा कमाना और उसे बचाए रखना, ये दोनों दिमाग के दो बिल्कुल अलग अलग हिस्सों का काम है। वो कैसे? सेक्वा कैपिटल के माइकल मॉरिट्स का कहना है कि पैसा कमाने के लिए आपको जोखिम लेना पड़ता है, आपके अंदर एक गजब का आशावाद होना चाहिए, लेकिन उसी कमाए हुए पैसे को बचाए रखने के लिए आपको डर की जरूरत होती है। डर की? हाँ, एक सर्वाइवल माइंडसेट चाहिए। आपको ये मानना पड़ता है कि जो आज है वो कल छिन भी सकता है।
और शायद यही सर्वाइवल माइंडसेट 1929 के मशहूर स्टॉक मार्केट क्रैश में लोगों के पास नहीं था। बिल्कुल। 1929 के क्रैश में जहां एक तरफ अब्राहम जुर्मुस्की जैसे बड़े रियल एस्टेट डेवलपर ने अपना सब कुछ गंवाकर आत्महत्या कर ली थी, वहीं दूसरी तरफ जेस लिवरमोर नाम के एक ट्रेडर ने उसी क्रैश में करोड़ों डॉलर कमाए। उस दिन लिवरमोर दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक बन गए थे। तो लिवरमोर तो जीत गए ना खेल, कुछ समय के लिए। लेकिन जब आपके पास बहुत पैसा आ जाता है और आप उसे केवल अपनी बुद्धिमत्ता का नतीजा मान लेते हैं तो ओवर कॉन्फिडेंस जन्म लेता है। जेस लिवरमोर को लगा कि वो मार्केट के भगवान बन गए हैं। ये तो खतरनाक मोड़ लग रहा है। बिल्कुल। इस ओवर कॉन्फिडेंस में उन्होंने लगातार बेतहाशा जोखिम लिए और केवल 4 साल बाद 1933 में अपना सारा कमाया हुआ पैसा गवा दिया और अंत में निराश होकर उन्होंने भी आत्महत्या कर ली। पैसा कमाना उन्हें आता था, लेकिन इनफ कहाँ कहना है ये नहीं आता था। ये सच में एक बहुत डरावनी तस्वीर है। तो अगर जल्दी पैसा कमाना, लालच और ओवर कॉन्फिडेंस इतना विनाशकारी हो सकता है, तो फिर असली वेल्थ बनती कैसे है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि आज के दौर में जहां लोगों को 10 मिनट में ग्रोसरी चाहिए और 15 सेकंड की रील से मनोरंजन, वहां कोई ये कैसे समझे कि रातों रात कुछ नहीं होता? क्या 40 साल तक किसी निवेश को पकड़े रहना आज के समय में सच में व्यवहारिक है? व्यवहारिक तो है, लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से ये बहुत मुश्किल काम है। इंसान का दिमाग सीधी रेखा में सोचता है, लेकिन दौलत कंपाउंडिंग से बनती है। इसे हम कंपाउंडिंग का धीमा जादू कह सकते हैं। धीमा जादू? हाँ। वॉरेन बफेट का ही उदाहरण लेते हैं। उनकी कुल संपत्ति आज लगभग $8.5 बिलियन के आसपास है, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस 450 बिलियन में से $84.5 बिलियन उनके 50वें जन्मदिन के बाद आए हैं। 1 मिनट, क्या 50 साल के बाद? यानी उनकी संपत्ति का 99% हिस्सा उनकी जिंदगी के दूसरे हाफ में बना। बिल्कुल। और इसे और गहराई से समझने के लिए जिम साइमंस को देखते हैं। जिम साइमंस एक इन्वेस्टर हैं और उनका एनुअल रिटर्न 66% रहा है। अगर हम तुलना करें तो बफेट का एनुअल रिटर्न लगभग 22% रहा है। तो साइमंस का रिटर्न तो बफेट से 3 गुना ज्यादा है। इस हिसाब से तो साइमंस को दुनिया का सबसे अमीर इंसान होना चाहिए। गणित के हिसाब से तो होना चाहिए था, लेकिन जिम साइमंस ने निवेश की असली शुरुआत 50 साल की उम्र में की, जबकि वॉरेन बफेट ने 10 साल की उम्र से ही निवेश करना शुरू कर दिया था। अच्छा, तो समय का फर्क है। हाँ, साइमंस के पास जो समय की कमी थी, उसी कारण से उनकी कुल संपत्ति केवल $21 बिलियन के आसपास रह गई, जो बफेट के 85 बिलियन के सामने बहुत कम है। कंपाउंडिंग जोड़ना नहीं है, ये गुणा करना है। जैसे अगर हम 8 को 9 बार जोड़ें तो जवाब 72 आता है, लेकिन अगर हम 8 को 9 बार गुणा करें तो वो संख्या 13 करोड़ को भी पार कर जाती है। एकदम सही। लेकिन इस गुणा होने की प्रक्रिया में जो सबसे बड़ा रोड़ा है वो है असफलता का डर। जब आप लंबे समय तक किसी खेल में टिके रहते हैं तो आपको ये स्वीकार करना होगा कि आपके कई फैसले गलत साबित होंगे, और यहीं पर टेल इवेंट्स का कॉन्सेप्ट आता है। टेल इवेंट्स, ये क्या होता है? टेल इवेंट्स का मतलब है कि आपके कुछ ही गिने चुने फैसले आपकी पूरी सफलता तय करते हैं। जो वेंचर कैपिटल फर्म्स होती है ना, वे इस बात को बहुत अच्छी तरह समझती हैं। एक वीसी फर्म जब 50 नए स्टार्टअप्स में पैसा लगाती है तो उन्हें पता होता है कि उनमें से 40 या 45 बुरी तरह फेल हो जाएंगे। तो उनका पैसा तो डूब जाएगा। हाँ, डूब जाएगा, लेकिन ये विफलता उनके लिए कोई झटका नहीं होती। ये उनके बिजनेस मॉडल का हिस्सा है। वे केवल उन 2 या 3 स्टार्टअप्स की तलाश में होते हैं जो सफल होंगे और इतना बड़ा रिटर्न देंगे कि बाकी 47 के डूबने का नुकसान भी कवर हो जाएगा और भारी प्रॉफिट भी मिलेगा। यानी वे विफलता से घबराते नहीं हैं, वे उसे प्रक्रिया की एक फीस मानते हैं। बिल्कुल। महान इन्वेस्टर पीटर लिंच का नियम ही यही था कि अगर आप 10 में से 6 बार सही हैं और 4 बार गलत, तो भी आप इस खेल के बादशाह हैं। हॉलीवुड एक्टर ब्रैड पिट को ही देख लीजिए। अपना पहला बेस्ट एक्टर ऑस्कर नॉमिनेशन पाने के लिए उन्हें 30 साल तक काम करना पड़ा। 30 साल? हाँ, उन्होंने दर्जनों फिल्में की, कई फ्लॉप भी हुई, लेकिन दुनिया केवल उनके टेल इवेंट यानी उनकी उस एक बेमिसाल सफलता को याद रखती है, उन फ्लॉप फिल्मों को नहीं। सफलता हमेशा विफलताओं को छिपा देती है। तो अगर हमें लंबे समय तक टिके रहना है और असफलताओं को झेलना है, तो हमें इस पूरी प्रक्रिया की कोई ना कोई मनोवैज्ञानिक कीमत तो चुकानी ही होगी, क्योंकि बाजार में कुछ भी फ्री नहीं मिलता। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है, और वो कीमत
डॉलर या रुपयों में नहीं चुकाई जाती। निवेश के सफर में जो वॉलेटिलिटी आती है, जो उतार चढ़ाव और डर होता है, वो सब एक फीस है, कोई जुर्माना नहीं है। फीस और फाइन का अंतर। हाँ, लोग अक्सर इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। जब बाजार गिरता है तो उन्हें लगता है कि उन्हें किसी गलती की सजा मिल रही है, उन पर फाइन लग रहा है। मॉर्निंग स्टार की एक रिपोर्ट है जिसमें 112 टैक्टिकल फंड्स का विश्लेषण किया गया। ये फंड्स क्या करते हैं? ये वो फंड थे जिन्हें इस तरह डिजाइन किया गया था कि वे बाजार के उतार चढ़ाव से बच सकें। सीधे शब्दों में कहें तो ये वो फंड थे जो बाजार की ये फीस नहीं चुकाना चाहते थे। तो नतीजा क्या हुआ? उन 112 में से केवल 9 फंड ही ढंग का रिटर्न दे पाए, बाकी सब बुरी तरह फेल हो गए। जो व्यक्ति फाइन समझकर बाजार से भागता है वो कभी संपत्ति नहीं बना पाता। ये नजरिया बहुत ही शानदार है। मतलब जब हम ट्रैफिक सिग्नल तोड़ते हैं और बिल भरते हैं तो वो फाइन होता है, हमें गुस्सा आता है। लेकिन जब हम डिज्नीलैंड जाने की टिकट खरीदते हैं तो वो एक फीस होती है, हम खुशी खुशी वो कीमत चुकाते हैं। हमें बाजार के उतार चढ़ाव को डिज्नीलैंड की टिकट मानना चाहिए। बहुत ही उम्दा एनालॉजी है। और एक और बहुत बड़ा भ्रम है जो हमें ये फीस चुकाने से रोकता है, वो है मैन इन द कार पैराडॉक्स। ये पैराडॉक्स क्या है? मान लीजिए आप सड़क पर चल रहे हैं और एक बहुत ही शानदार 1 करोड़ रुपए की स्पोर्ट्स कार आपके बगल से गुजरती है। आप क्या सोचते हैं? मैं तो कार ही देखूंगा। बिल्कुल। आप उस कार को चलाने वाले को देखकर ये नहीं सोचते कि वो आदमी कितना स्मार्ट है। आप सोचते हैं काश मेरे पास वो कार होती तो लोग मुझे देखकर इम्प्रेस होते। हाँ, ये तो है। विडंबना ये है कि कार चलाने वाला सोच रहा है कि लोग उससे इम्प्रेस हो रहे हैं, जबकि असल में लोग केवल उस कार को देख रहे हैं। ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे आप लोगों को इम्प्रेस करने के लिए लाखों रुपए का एक बड़ा सा बिलबोर्ड खरीद रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि लोग केवल उस बिलबोर्ड को देख रहे हैं, आपको कोई नोटिस ही नहीं कर रहा। एकदम सही। और आर्थिक नजरिए से देखें तो जब कोई व्यक्ति 1 करोड़ की कार खरीदता है तो उसका सीधा सा मतलब ये है कि अब उसके बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपए कम हो गए हैं। हाँ, पैसे तो चले गए। मशहूर पॉप सिंगर रियाना की कहानी इसका बेहतरीन उदाहरण है। वे एक समय बैंकरप्ट होने की कगार पर पहुंच गई थी। जब उन्होंने अपने फाइनेंशियल एडवाइजर पर केस किया कि उसने उनके पैसे डुबा दिए, तो एडवाइजर का जवाब बहुत ही सीधा था। उसने क्या कहा? उसने कहा, क्या सच में किसी को ये बताने की जरूरत है कि अगर आप चीजें खरीदने के लिए अंधाधुंध पैसा खर्च करेंगी तो अंत में आपके पास सिर्फ महंगी चीजें बचेंगी, पैसे नहीं। ये तो बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है, लेकिन फिर भी लोग इसमें उलझ जाते हैं। क्योंकि लोग वो दिखाना चाहते हैं जो खर्च हो चुका है। असली वेल्थ यानी सच्ची दौलत वो है जो अदृश्य है। अदृश्य? हाँ, जो गाड़ियां नहीं खरीदी गईं, जो महंगे कपड़े नहीं पहने गए। दौलत वो है जो आपको भविष्य के विकल्प देती है। तो अगर महंगी कार खरीदना और दिखावा करना पैसे का अंतिम लक्ष्य नहीं है, तो फिर हम ये सब कर क्यों रहे हैं? पैसे का असली लक्ष्य क्या है? पैसे का सबसे बड़ा डिविडेंड यानी सबसे बड़ा फायदा जो पैसा आपको दे सकता है वो है आजादी, अपने समय पर आपका पूरा नियंत्रण। डेरेक साइवर्स नाम के एक एंटरप्रेन्योर की कहानी है। डेरेक ने महज 22 साल की उम्र में अपनी नौकरी करते हुए किसी तरह $12,000 बचा लिए, और जैसे उनके पास वो रकम आई उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी और एक फुल टाइम म्यूजिशियन बन गए। $12,000 में? वो तो बहुत ज्यादा रकम नहीं है। बिल्कुल नहीं, लेकिन जब उनसे सालों बाद पूछा गया कि वो अमीर कब बने, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि जब उन्होंने अपनी करोड़ों की कंपनी बेची तब वो अमीर हुए। अच्छा? उन्होंने कहा, मैं 22 साल की उम्र में ही अमीर हो गया था, क्योंकि उस $12,000 ने उन्हें वो आजादी दे दी थी कि वे अपने दिन का हर एक घंटा अपनी मर्जी से संगीत को दे सकें। रात को सुकून की नींद सोना ही असली दौलत है। लेकिन अगर अपने समय पर नियंत्रण ही असली लक्ष्य है, तो हम इस अनिश्चित भविष्य की योजना कैसे बनाएं? मतलब दुनिया तो इतनी तेजी से बदल रही है, कोई भी योजना अगले 10 साल तक कैसे टिक सकती है? यही पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आती है। पूरी तरह रैशनल यानी तार्किक होने से ज्यादा रीजनेबल यानी उचित होना। इन दोनों में क्या फर्क है? हमें लगता है कि हमें मशीनों की तरह सटीक फैसले लेने चाहिए। जूलियस वैगनर नाम के एक डॉक्टर का उदाहरण लेते हैं। 1927 में उन्होंने सिफिलिस नाम की एक जानलेवा बीमारी के इलाज के लिए मरीजों को जानबूझकर मलेरिया के कीटाणु इंजेक्ट कर दिए। एक मिनट, मरीजों को जानबूझकर मलेरिया का बुखार देना, ये तो पूरी तरह से पागलमान लगता है। कोई डॉक्टर ऐसा क्यों करेगा? अगर आप केवल रैशनल सोचेंगे तो हाँ, बुखार एक बुरी चीज है, लेकिन जूलियस वैगनर ने रीजनेबल होकर सोचा।
वे जानते थे कि इंसान का शरीर जब किसी खतरनाक इन्फेक्शन से लड़ता है तो वो अपना तापमान बढ़ा लेता है। वो भयंकर बुखार असल में सिफिलिस के बैक्टीरिया को मार रहा था। अरे वाह! मरीजों को बचा लिया गया और इसके लिए जूलियस को नोबेल प्राइज भी मिला। तो जो चीज कागज पर गलत लग रही थी वो असल जिंदगी में काम कर गई। बिल्कुल। निवेश की दुनिया में भी हैरी मार्कोविट्ज नाम के एक महान अर्थशास्त्री हुए। उन्होंने निवेश का एक ऐसा मॉडल बनाया जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला। वो मॉडल बताता था कि रिस्क और रिटर्न को ऑप्टिमाइज करने के लिए पैसा कैसे बांटना चाहिए। तो उन्होंने उसी फॉर्मूले से निवेश किया होगा। दिलचस्प बात यही है कि जब खुद के पैसे निवेश करने की बारी आई तो उन्होंने उस नोबेल जीतने वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने बस अपना पैसा 50% बॉन्ड्स में और 50% इक्विटी में बांट दिया। ये तो किसी भी गणितज्ञ के हिसाब से बहुत ही साधारण फैसला था। हाँ, लेकिन मार्कोविट्ज ने कहा कि उनका लक्ष्य सबसे ज्यादा रिटर्न पाना नहीं था। उनका लक्ष्य ये था कि बाजार चाहे ऊपर जाए या नीचे, उन्हें रात को सुकून की नींद आ सके। वो फैसला रैशनल नहीं था, लेकिन इंसान की शांति के लिए वो पूरी तरह रीजनेबल था। यानी हमें रोबोट की तरह अधिकतम रिटर्न के पीछे नहीं भागना चाहिए। शायद इसीलिए इतिहास को देखकर भविष्य की सटीक भविष्यवाणी करना भी हमेशा फेल हो जाता है। 100%। इतिहास एक बहुत ही खराब गाइड है। 19वीं और 20वीं सदी के बाजार आज के दौर से बिल्कुल अलग थे। आप 1950 का डेटा देखकर 2025 का बाजार नहीं समझ सकते। और सबसे बड़ी बात, हमारी अर्थव्यवस्थाएं केवल आंकड़ों पर नहीं चलती, वे कहानियों पर चलती हैं। कहानियों पर? इकोनॉमी तो ठोस चीजों से बनती है ना, जैसे कारखाने, बैंक। इसे एक एलियन के नजरिए से सोचकर देखिए। मान लीजिए 2007 में एक एलियन अमेरिका आया। उसने देखा कि लोग अमीर हैं, शानदार कारें हैं, इमारतें हैं। फिर वो एलियन 2009 में दोबारा आया। अब तक तो क्रैश हो चुका था। हाँ, उसने देखा कि सब कुछ वही था, कारें, इमारतें, फैक्ट्रियां। कोई भूकंप नहीं आया था, कोई युद्ध नहीं हुआ था, लेकिन पूरी अर्थव्यवस्था तबाह हो चुकी थी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इकोनॉमी की कहानी पर लोगों का विश्वास टूट गया था। बिल्कुल। जब लोगों ने इस कहानी पर विश्वास करना बंद कर दिया कि घरों की कीमतें हमेशा बढ़ेंगी, तो पूरा सिस्टम भरभरा कर गिर गया। और शायद इसीलिए हमें हमेशा अपने फैसलों में रूम फॉर एरर यानी गलती की गुंजाइश रखनी चाहिए। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई इंजीनियर एक पुल बना रहा है और उसे पता है कि इस पर 10,000 किलो का भार आ सकता है। फिर भी वो उसे इस तरह डिजाइन करता है कि वो 50,000 किलो का भार सह सके, ताकि अगर कोई भारी ट्रक गुजर जाए तो पुल टूटे नहीं। इसे ही मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते हैं। हमें हमेशा इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि हमारी योजनाएं विफल हो सकती हैं। लेकिन यहाँ एक और जाल है, वो है निराशावाद का आकर्षण। निराशावाद का आकर्षण? इंसानी मनोविज्ञान की ये बहुत अजीब बात है कि निराशावाद हमें आशावाद से ज्यादा स्मार्ट लगता है। अगर कोई कहे कि कल बहुत बड़ा आर्थिक संकट आने वाला है, तो हम तुरंत उसकी बात ध्यान से सुनते हैं। हमें लगता है कि उसे कुछ ऐसा पता है जो हमें नहीं पता। ये तो सच है। डर हमेशा ज्यादा तेजी से बिकता है। के बाद जापान पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। उस समय अगर कोई निराशावादी कहता कि ये देश कभी खड़ा नहीं हो पाएगा, तो वो बात बहुत तार्किक लगती। लेकिन अगले 50 सालों में जापान दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकतों में से एक बन गया। मतलब आशावाद बहुत जरूरी है। निवेश और जीवन में टिके रहने के लिए आपको एक बुनियादी आशावाद की जरूरत होती है, और इसके साथ ही समय के साथ अपनी योजना को बदलने का लचीलापन भी चाहिए। तो अगर हम आज के इस पूरे विस्तृत विश्लेषण को समेटें, तो ये पूरी चर्चा एक बहुत ही मजबूत संदेश देती है। पैसों का खेल नंबरों का खेल नहीं है। ये पूरी तरह से हमारे व्यवहार का खेल है। लक और रिस्क को समझना, लालच में आकर अपना सब कुछ दांव पर लगा देने के बजाय ये जानना कि इनफ क्या है, यही असली बुद्धिमानी है। बिल्कुल। उस जादुई कंपाउंडिंग पर विश्वास करना जो दशकों में अपना असर दिखाती है। बाजार के उतार चढ़ाव को एक जुर्माना मानकर डरने के बजाय उसे लंबी रेस की एक फीस मानना, और इन सबसे बढ़कर अपने समय और अपने फैसलों पर नियंत्रण पाना ही असली दौलत है। एकदम सटीक सारांश है ये। पैसा आपको केवल चीजें नहीं देता, ये आपको वो जीवन जीने की आजादी देता है जो आप सच में जीना चाहते हैं। इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक ऐसा विचार है जिस पर अक्सर हर किसी को गहराई से सोचना चाहिए। हमने आज ये तो समझ लिया कि दुनिया कैसे काम करती है, लेकिन इस सब के बीच अक्सर इंसान को खुद से ये सवाल पूछना चाहिए कि कहीं वो अनजाने में किसी और व्यक्ति का बनाया हुआ वित्तीय खेल तो नहीं खेल रहा। एक व्यक्तिगत फिनिश लाइन क्या होती है? क्योंकि अगर बाहर की कोई भी एक्सरे मशीन ये नहीं बता सकती कि हमारे वित्तीय दिमाग में क्या चल रहा है,
तो उस अदृश्य रिपोर्ट को हमें खुद ही खोजना होगा और अपने नियम खुद तय करने होंगे। ये सच में एक बहुत ही गहरा विचार है। अपनी रेस खुद चुनना ही आर्थिक आजादी का पहला कदम है। बिल्कुल। तो आज के इस गहराई से विश्लेषण में बस इतना ही। सीखते रहिए, अपनी उस अनदेखी एक्सरे रिपोर्ट को समझते रहिए और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने समय पर अपना नियंत्रण बनाए रखिए।